हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज एक बार फिर हम जो है एसएससी सीजीएल का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ आज, ठीक है ना, तो उसका एनालिसिस देखने वाले हैं, ठीक है ना। दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप लोग उसको बेनिफिट ले सकें, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, प्रश्न जो आया था, पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं और उसका जो है नीचे आपको उत्तर देना है। तो पहला कथन क्या था कि यदि किसी समवर्ती सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संसद द्वारा बनाए गए कानून से असंगत है तो संसद का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून उस सीमा तक शून्य होगा। ये फर्स्ट ऑप्शन है जो कि सही है, ठीक है ना। कथन दो है, यदि राज्य विधानमंडल का ऐसा असंगत कानून राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है और उनकी सहमति प्रदान कर लेता है तो वह कानून उस राज्य में प्रभावी हो सकता है, लेकिन संसद के बाद में उस विषय पर कानून बना संसद को जो है उस विषय पर कानून बनाने से रोका नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो ये भी कथन जो है सही है। ये 254 का एक का है या 254 दो अनुच्छेद जो है ना वही दिया है, तो इसका दोनों कथन जो है करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं इसकी व्याख्या। देखिए व्याख्या का है कि 254 एक के अनुच्छेद में ये दिया है कि अनुसूचित समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य कानूनों में टकराव होने पर संसद का कानून जो है प्रभावी होगा, ठीक है ना। ये बात सही है। दूसरा ये था कि भारतीय 254 में भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो समवर्ती सूची के कॉन्करेंट लिस्ट के विषय पर राज्य विधानमंडल के कानूनों और संसद के कानूनों के बीच टकराव को सुलझाता है। यदि किसी राज्य का कानून जो है समवर्ती समवर्ती सूची के विषय पर संसद के पुराने कानून के विपरीत है तो राष्ट्रपति की सहमति मिलने पर राज्य का कानून उस राज्य में प्रभावी होगा। हालांकि संसद बाद में संसद बाद में उस मामले पर कोई भी कानून बनाकर उसे बदल भी सकती है, ठीक है ना। तो इसमें संसद इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आइए अगला प्रश्न है कि भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 106 के अनुसार यदि कोई यहाँ पर ये नहीं देख लीजिए, यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से वाहन चलाकर किसी की मृत्यु का कारण बनता है और पुलिस को सूचना दिए बिना घटना स्थल से भाग जाता है हिट एंड रन, तो उसे अधिकतम कितनी सज़ा हो सकती है। ये ऑप्शन थे जिनमें से 10 वर्ष जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है ना। 10 वर्ष की कैद और जुर्माना, ठीक है ना। अब देखिए इसके कुछ पॉइंट देख लीजिए कि भारतीय न्याय संहिता यानी जो बीएनएस है, ठीक है ना, 102 प्रावधान है और धारा 106 के एक में यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की जान लेता है लेकिन वह भागता नहीं है तो उसे 5 लाख तक की जेल और जुर्माना हो सकती है। लेकिन 106 के 2 में दिया है हिट एंड रन, यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से मौत का कारण बनता है तो घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना भाग जाता तो उसे 10 साल तक की जेल और जुर्माना भुगतना होगा, ठीक है ना। ये ठीक है ना, ये करेक्ट है। और देखिए दोस्तों अगला है, ठीक है, FIB, ठीक है ना, फीवा के आधिकारिक नियमों के अनुसार एक बास्केटबॉल में तो दोस्तों जो है यहाँ पर लिखा फीवा, ठीक है ना, ये फीवा है। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल, ठीक है ना, इंटरनेशनल और बास्केटबॉल एसोसिएशन, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा फेडरेशन इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा फीबा के आधिकारिक नियमों के अनुसार एक बास्केटबॉल खेल में कितने क्वार्टर होते हैं और उनकी अवधि क्या होती है। अब यहाँ पर ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए थे, 4 क्वार्टर प्रत्येक 10 मिनट का, या 4 क्वार्टर प्रत्येक 12 मिनट के, या 2 हाफ प्रत्येक 20 मिनट का, या 4 क्वार्टर प्रत्येक 8 मिनट का, ठीक है ना। तो कितने का होता है, 4 क्वार्टर 10 मिनट के, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है ना स्पष्टीकरण की
फीबा जो है अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ, फीबा के मानकों के अनुसार एक इस मैच में 10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है ना ए, वो करेक्ट हो जाएगा, 4 क्वार्टर प्रत्येक 10 मिनट का, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए समय का विभाजन, पहले और दूसरे क्वार्टर के बीच तथा तीसरे चौथे क्वार्टर के बीच 2 मिनट का अंतराल होता है। दूसरे और तीसरे क्वार्टर बीच 15 मिनट का अंतराल होता है। अन्य लीग से तुलना, ठीक है, प्रत्येक क्वार्टर 12 मिनट का होता है और जो फीबा के 10 मिनट के नियम से भिन्न है, ठीक। और अगला प्रश्न दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग ले सकता है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हैं, यहाँ पर दिया केवल उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग ले सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा के सभी सदस्य, इनमें से निर्वाचित और नामांकित दोनों तरह के सांसद वोट डालते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए आप लोग कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो होते हैं देश के उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, यानी अध्यक्ष होते हैं वहाँ के, ठीक है ना। और क्या है कि ये एक अस्थाई सदस्य है, अस्थाई सदस्य नहीं, अस्थाई सभा है, ठीक है ना, एक अस्थाई सभा है, राज्यसभा अस्थाई सभा है। क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ, सभी तो नहीं, कुछ इलेक्टेड होते हैं सदस्य और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ठीक है ना, दोनों तरह के उसमें मेंबर होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर दिया है ना, लोकसभा के सदस्य में कुछ इलेक्टेड होते हैं और नामांकित दोनों तरह के होते हैं। राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भी निर्वाचित और राष्ट्रपति द्वारा नामांकित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है ना। राज्यसभा विधानसभाओं में इसके सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं करते हैं, वो केवल राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, ठीक है ना। वर्तमान में जो है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, जिन्होंने जगदीप धनखड़ की जगह ली थी, ठीक है ना। तो ये कौन है? सीपी राधा कृष्णन है, ठीक है ना, सीपी राधा कृष्णन। तो आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए शपथ की तिथि का, सीपी राधाकृष्णन ने 12 सितंबर 2025 को भारत में 15वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, ठीक है ना। शपथ किसने दिलाई है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में उन्हें शपथ जो है पद की शपथ दिलाई है। चुनाव परिणाम क्या हुआ कि 9 सितंबर 2025 को हुए चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को इन्होंने हराया था, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों कि असम में भूपेन हजारिका को किस उपनाम से जाना जाता है? भूपेन हजारिका जो उनके मधुर आवाज़ और ब्रह्मपुत्र नदी से उनके जुड़ाव को दर्शाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ये लोकनायक, सुधा कांठा, जननायक और बर्ड ऑफ द ब्रह्मपुत्र। अगर दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके अगर बात करें कि वॉइस के, तो वहाँ पर शुद्ध कांठा हो जाएगा, लेकिन अगर हम उनके यहाँ पर जो लास्ट में लिखा है, तो अगर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, अगर मधुर ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ाव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? बर्ड ऑफ द ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा इसका वो देखते हैं तो समझ में आएगा। भूपेन हजारिका असम और पूरे भारत में इन नामों से जाने जाते हैं। देखिए शुद्ध कांठा, अमृत जैसी आवाज़ वाला, ठीक है ना। और क्या है, ब्रह्मपुत्र के बर्ड क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि असम की ब्रह्मपुत्र नदी और वहाँ की संस्कृति के को गीतों के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने का कारण उपाधि ये ब्रह्मपुत्र के बर्ड के नाम से जानी गई है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन जो आंसर था वो सही कौन वाला था, होना चाहिए बर्ड ऑफ द ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। अब देखिए भूपेंदा, आसाम के लोग उन्हें प्यार से भूपेंदा यानी बड़े भाई भी कहते थे, ठीक है ना। गणशिल्पी क्या है? जनता के जो कलाकार, क्योंकि उनके गीत मानवता और सामाजिक एकता पर आधारित थे, ठीक है ना। और 2019 में जो है उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। और 2026 में उनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में असम में उत्सव मनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि 2025 में, ठीक है ना, पुलित्जर पुरस्कार में फिक्शन श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? ये आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा एनी पैसेंट, पर्सिवल एवरेट, लुइस एड्रिच और टोनी मार्सिन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों
पार्सिवल एवरेट, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, लिखा है कि पार्सिवल उनके उपन्यास जेम्स के लिए उनको मिला था, ठीक है ना। 2025 में प्लित्जर पुरस्कार फिक्शन श्रेणी में पार्सिवल एवरेट को उनके उपन्यास जेम्स के लिए सम्मानित किया गया, जो हकलबेरी फिन की कहानी को जिम गुलाम के नज़रिए से बताता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। विजेता तो आप लोग जान गए कि पार्सिवल एवरेट थे। कृति क्या थी? उपन्यास उनका जेम्स था, ठीक है ना। और ये कृति का विवरण है कि एक कालबेरी फिन की कहानी एक शक्तिशाली पूर्ण कल्पना जिससे हक का गुलाम ये साथी जिम को सुनाता है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि पेरिस 2024 ओलंपिक में अमन सरहावत ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता? उस समय उनकी उम्र क्या थी और उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? आपके सामने ये ऑप्शन है, ठीक है ना। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डेरियन टोइक्रूज जो है 21 साल 24 दिन, ठीक है ना। और इसका तो इन्होंने जो है डेरियन क्रूज को जो 21 साल 24 दिन के थे, इन्होंने डेरियन टोइक्रूज को हराया और पीवी सिंधु का जो है इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, ठीक है ना। कौन? अमन सरावत, आप लोग याद रखिएगा, सरावत। अब देखिए कि अमन सरावत ने पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती को ब्रॉन्ज जो है मेडल मुकाबले में प्यूर्टो रिको की डेरियन क्रूज जो है को 13-5 से हराया, ठीक है ना। उम्र कितनी थी? 21 साल 24 दिन की उम्र थी। रिकॉर्ड किसका तोड़ा? वो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने और उन्होंने शटलर पीवी सिंधु जो 2026 रियो में 21 साल 1 महीने में 14 दिन की थी का रिकॉर्ड उनका तोड़ दिया, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। अमन ने यह पदक अपने दिवंगत माता पिता को समर्पित किया, ठीक है ना। और अगला प्रश्न दोस्तों दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी और लद्दाख लेह को जोड़ता है, ठीक ना। और अगला कथन जो है सिपकिला जो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो देखिए यहाँ पर और ये आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जो है ये जोजिला दर्रा जो कश्मीर घाटी और लद्दाख को जोड़ता है, ये करेक्ट है। सिपकिला दर्रा ये गलत है दोस्तों। सिपकिला दर्रा जो है, सिपकिला जो दर्रा है ये कहाँ है? ये सिपकिला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। इसकी एक ट्रिक है सिरोब हिमाचल, आप लोग याद रखिएगा। अगर रख पाए तो सिरोब हिमाचल, सिरोब हिमाचल मतलब सिपकिला दर्रा, रो मतलब रोहतांग दर्रा, बा मतलब बाड़ा लाचा दर्रा, ठीक है ना। याद रखिएगा सिपकिला दर्रा, सी से सिपकिला दर्रा, रो से रोहतांग, बी से बाड़ा लाचा, आप लोग लिखेंगे। और हिमाचल मतलब हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। अगर बात करें कश्मीर के दर्रों की तो कश्मीर में जो लद्दाख और कश्मीर दोनों को मिलाकर हैं, कौन? आप रखना चाहें तो एक नाम रख लीजिए बीजेपी बुक, या तो ये याद रखिए या तो और बड़ा भी याद रखना चाहें बुक का पीर जो वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। तो यहाँ पर बनिहाल दर्रा, ठीक है ना, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल हो गया पीछे, और बुक में करें अगर हिंदी से लिख लें इसको तो बुर्जिल दर्रा, ठीक है ना, के मतलब कश्मीर में है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो इसका केवल एक सही होगा, ठीक ना। अगर बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में कौन कौन दर्रे हैं? तो उत्तराखंड में कौन है? मानस, ठीक है ना। अब देख लीजिए इसको थोड़ा सा कि जोजिला दर्रा जो है लद्दाख को कारगिल ज़िले में स्थित है और कश्मीर घाटी श्रीनगर को लेह में जोड़ता है, ठीक ना। NH1 का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बी ऑप्शन गलत, क्योंकि सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सतलुज नदी घाटी के माध्यम से भारत में तिब्बत को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में सेला दर्रा है, ठीक है ना, और पायांग दर्रा है, ठीक ना। तो आप लोग बोमडीला भी है, ठीक ना, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जो बोमडीला दर्रा है, ठीक ना, बोमडीला दर्रा ये भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और सिक्किम में दो दर्रे हैं, ये है सिक्किम में जलेपला और नाथुला। अगर ये पूछा जा सकता है नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा कहाँ है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ठीक है ना। और नाथुला है और जलेपला, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बनिहाल दर्रा या दर्शनीय दर्रा दोस्तों जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है ना।
नाथुला दर्रा जो सिक्किम में दार्जिलिंग और दार्जिलिंग में, ठीक ना, और घाटी तिब्बत को जोड़ता है, ठीक ना। बी लिखा है वो गलत है। अब देखिए अगला प्रश्न था, अनुसूची से आया था, ठीक है ना। तो अनुसूची से देख लीजिए कि अनुसूची से यहाँ पर देखिए, जैसे अनुसूची में दिया है, यहाँ दिया है क्या, अनुसूची सेकंड है, अनुसूची थर्ड और अनुसूची फोर्थ और 5 दिया है। तो पहले आइए हम सभी अनुसूची को देख लेते हैं, फिर फटा उत्तर देख लेंगे उसका, ठीक है ना। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक आप याद रखें चाहें, इधर बड़ी ट्रिक नहीं है। स्पोर्ट्स आपको याद भी होगी, स्पोर्ट्स मान लीजिए कोई स्पोर्ट है तो उसमें क्या है, दौड़ लगानी पड़ती है, दौड़ लगानी पड़ती है तो DL हो गया, ठीक है ना। दौड़ लगानी पड़ती है क्या चीज़, कुछ लाद करके, तो LAD लाद लिख गया ना। लाद इसको पास में रखिए, लाद लगा, दौड़ में क्या है, लाद कर लगानी पड़ती है, ठीक ना। फिर क्या पुरस्कृत किया जाता है, मान लीजिए PM के द्वारा, ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पर स्पोर्ट का मतलब क्या है, स्टेट के बारे में, यानी जो भारत जो है राज्यों का संघ हो गया, किसमें दिया है, फर्स्ट अनुसूची में, ठीक है ना। सेकंड में क्या है, P लिखा पेमेंट, यानी पेमेंट का मतलब है कि जितने भी अधिकारी हैं, बड़े जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो CGI है, ठीक है ना, तो इनका सबका जो वेतन है, भत्ता, वो किसमें से, अनुसूची 2 में उल्लेख है, ठीक है ना। तीसरे में क्या, ओथ, यहाँ पर लिखा ओ का मतलब ओथ मतलब क्या होता है, शपथ, ठीक है ना। ओथ मतलब शपथ, आप लोग याद रखिएगा। R मतलब यहाँ पर 3 अनुसूची हो गई। चौथी अनुसूची में क्या दिया, RS मतलब राज्यसभा, R से मतलब राज्यसभा। तो राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो किस में दिया है, अनुसूची 4 में दिया है, ठीक है ना। और फिर आता है टी मतलब क्या है, अनुसूचित जो है, अनुसूचित जातियों का जो है इसमें दिया है 5 में, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा जो टी है। और 6 में क्या, अनुसूचित जनजाति, ठीक ना। अनुसूचित जनजातियों का जो उल्लेख है वो किस में दिया गया है, वे दिया है 6 में, ठीक है ना। फिर D यहाँ पर कितने हो गए, 6 हो गए। 7 में डिस्ट्रीब्यूशन से आप समझिए, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब होता बंटवारा, तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता बंटवारा। तो 7 अनुसूची में केंद्र और राज्य यानी सूचियाँ दी हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, यानी केंद्र में कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य बनाएगी कानून, समवर्ती में दोनों बनाएंगे, लेकिन टकराव होगा तो राज्य का जो है केंद्र का मान्य होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अब देखिए एल मतलब 8वीं अनुसूची, 8वीं में क्या है, लैंग्वेज, L से लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है ना। फिर L दिया है, L का मतलब हो जाएगा लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार, जो किस में दिया है, अनुसूची जो है 9 में दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर AD, यहाँ पर एंटी डिफेक्शन मतलब दल बदल, ठीक है ना। एंटी डिफेक्शन मतलब दल बदल जो है, आप लोग याद रखिए कि 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। P मतलब पंचायत से, यानी 11वीं अनुसूची जो है पंचायत से संबंधित है। और यानी 12वीं लास्ट जो म्यूनसिपल यानी नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो नगर पालिकाओं का जो उल्लेख है वो 12वीं अनुसूची में दिया, ठीक ना। तो अब आइए देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा सेकंड अनुसूची, तो सेकंड हम क्या है, पेमेंट। तो यहाँ पर कहीं पर वेतन और भत्ते दिया होगा, तो यहाँ पर ये अनुसूची यहाँ पर ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तीसरी अनुसूची दी है, तीसरी में क्या है, ओथ, स्पोर्ट करेंगे तो ओथ आएगा, तो जिसमें क्या हो, शपथ दिलाई जाती है, तो तीसरी का ये वाले में हो जाएगा, ठीक ना। चौथी अनुसूची, चौथी में क्या है, तो चौथी में आप लोग याद रखें कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ठीक। और 5वीं में क्या है, तो 5वीं हमने बताया अनुसूचित जाति और जनजातियों का जो प्रशासन है वो इसमें दिया है, ठीक है ना। तो 5वीं आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो आप लोग अब देख लीजिए किस में होगा, आप लोग मिला लेना। यहाँ पर जो होगा वो करेक्ट हो जाए, A का 3, B का 4 और C का 1 और D का 2, ठीक है ना। ये जो है जिसमें दिया होगा ऑप्शन A जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है, देख लीजिए दूसरी अनुसूची जो राज्यपाल, राष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि के वेतन भत्ते और भी हैं, ठीक है ना। तीसरी अनुसूची मंत्री, सांसदों और जो है क्या है, न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाले शपथ का उल्लेख है। चौथी में राज्यसभा का सीटों का आवंटन, और 5वीं में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की दिया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन मिले थे, ठीक है ना। तो अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए,
ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप लोग उसका जो है बेनिफिट ले सकें। ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।